हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीसैट के बारे में बात करेंगे। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है और इसे जीएस या जनरल स्टडीज पेपर 2 भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में पहले तो मैं आपको इस एग्जाम का पूरा पैटर्न बताऊंगी और उसके बाद टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस बताऊंगी कि आपको क्या-क्या पोर्शंस कवर करने चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स दूंगी जो अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा, इवन इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम के पैटर्न से। इस एग्जाम में 80 क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 आंसर ऑप्शंस होंगे और आपको सही आंसर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पेपर की ड्यूरेशन है 2 आवर्स की। हर कोई क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए टोटल जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए आपको 0.83 मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। तो प्लीज तुक्के मत मार के आना एग्जाम में, अगर आप श्योर हैं तभी आंसर कीजिएगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो पास होने के लिए आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए। इसका मतलब है अगर आप 66 मार्क्स ले आए उतना काफी है। इस एग्जाम्स के मार्क्स जो है वो रैंकिंग के लिए नहीं यूज होते हैं, तो इसलिए आपको ये ट्राई नहीं करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए, बल्कि आपको ये ट्राई करना है कि आपको एटलीस्ट 66 नंबर जरूर आए। ये पेपर बेस्ड एग्जाम है और आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। अब बात करते हैं सिलेबस की। स्टार्ट करेंगे मैथ से, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ दूंगी ये मैंने ऐसी हवा में नहीं निकाला है। ये मैंने जब 2011 से लेके 2020 तक के सीसैट के सारे पेपर एनालाइज किए, जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे थे मैं उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ मेंशन कर रही हूँ। एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें एक तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन कीजिएगा, उसके अलावा एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन्स में वो वाले क्वेश्चन होते हैं जब एक ट्रेन मूविंग मैन को पास करती है या प्लेटफॉर्म को पास करती है या ब्रिज को पास करती है, वो वाले टाइप के क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम, ये सिर्फ 2020 में आया है पहली बार। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर रेसेस, सर्कुलर रेसेस में बस बेसिक्स पता होना चाहिए, उतना काफी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स अब तक पूछा नहीं गया है, पर क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो सेम है टाइम एंड वर्क जैसा, तो इन फ्यूचर हम इस टॉपिक से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। लीनियर इक्वेशंस, एजेस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम में पहले तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। आपको नंबर लाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ऑड एंड इवन नंबर्स, पावर्स, रूट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, किसी प्रोडक्ट की या किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालना या लास्ट 2 डिजिट्स निकालना। उसके अलावा आपको डेसिमल्स पता होने चाहिए। इसमें प्योर एंड मिक्स्ड रिकरिंग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी देखिएगा। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, बेस सिस्टम में वो वाले क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ जिसमें होता है कि या 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है एंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड, उस टाइप के क्वेश्चंस। डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। रिमाइंडर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, पर कितनी बार इसकी जो फॉर्मूला होता है टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, टू फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज, ये हमारे एवरेजेस वाले क्वेश्चंस में काम आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसमें सिर्फ आपको रूट्स निकालना आना चाहिए। तो कितनी बार जब हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम या प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन करते हैं तो हमारा एंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो या तो आप आंसर ऑप्शंस यूज करके आंसर निकाल सकते हैं या अगर आपको डायरेक्टली रूट निकालना आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी इनमें से किसी भी टॉपिक से आ सकता है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हों, तभी आप डेटा सफिशिएंसी में भी अच्छा
परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। तो इसमें डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, क्यूब्स, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, वेन डायग्राम, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर में आपको करना है assumptions, conclusions एंड आर्ग्यूमेंट्स। विजुअल रीजनिंग, सो विजुअल रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये 2015 के पेपर से मैंने लिया है। तो इसमें आपको कुछ फिगर्स दी जाएंगी और आपको मिसिंग फिगर आइडेंटिफाई करनी होगी। पजल्स, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल कनेक्टर्स। सो ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, इफ राम प्लेज श्याम विल नॉट प्ले, आई विल स्टडी ओनली इफ इट्स रेनिंग। एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, ये 2012 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। इसके अलावा है डेटा सफिशिएंसी। अगेन डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन इनमें से किसी भी टॉपिक से आ सकता है, तो आपको सारे टॉपिक्स के बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप डेटा सफिशिएंसी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो इसमें जो पैसेजेस आते हैं वो मोस्टली न्यूज़पेपर्स से होते हैं, कॉलम से होते हैं, बुक्स से, जर्नल से। आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वर्बल रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, assumptions, conclusions, arguments and inferences। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। पहले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते थे तो काफी लेंदी होते थे और हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मल्टीपल क्वेश्चंस होते थे। बट अब जो रिसेंट ईयर्स में हमने पैटर्न देखा है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत छोटे छोटे पैसेजेस हैं और हर क्वेश्चन पे यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चंस ही होते हैं और ये छोटे पैसेजेस समझने में ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को इंग्लिश में काफ़ी नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, सो इसमें आपको टेबल्स पता होना चाहिए, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ्स, स्पीड एंड डिस्टेंस ग्राफ, स्पीड एंड टाइम ग्राफ। फिर ये डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये 2013 के बाद कभी नहीं आए हैं और इन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो आपको जो ये 5th सेक्शन है इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब आते ही नहीं है। अब मैं आपको सीसैट क्लियर करने की कुछ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सीसैट पेपर क्लियर करने के लिए सिर्फ 66 मार्क्स की जरूरत है। तो अगर आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आप सिर्फ 27 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आओ और सारे के सारे सही आंसर करके आओ तो आपका ऑटोमेटिकली सीसैट पेपर क्लियर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग पे फोकस करो। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप मैथ्स, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस करो। अगर आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस करो। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ये हमने सीसैट पेपर्स के इन डेप्थ एनालिसिस से निकाली है और मैं आप लोग के साथ इसका एनालिसिस भी शेयर करूंगी। तो पहले तो हमने सीसैट के सारे पेपर्स राइट फ्रॉम 2011 अप टू 2020 एनालाइज किए और सारे क्वेश्चन पेपर्स को हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया, मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। और हर सेक्शन में जितने क्वेश्चंस आए थे वो आप इस बार ग्राफ में देख सकते हैं। तो लेट्स से किसी स्टूडेंट ने 2020 में हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो की और उसने इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब में फोकस किया, तो उस केस में स्टूडेंट के पास जो है टोटल मैथ्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन मिला के 55 क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट करने के लिए। लेट्स से दूसरे स्टूडेंट ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग पे फोकस किया तो उसके पास 36 क्वेश्चंस थे। लेट्स से स्टूडेंट ने मैथ्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस किया तो उसके पास 69 क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट करने के लिए। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी 2019 में भी काम कर रही है। तो लेट्स से स्टूडेंट ने मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग पे फोकस किया तो उसके पास 50 क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरे स्टूडेंट ने रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस किया तो उसके पास 55 क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट करने के लिए।
लेट्स से अगर स्टूडेंट ने मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस किया तो उसके पास अगेन 55 क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी बाकी के ईयर्स में भी चेक करेंगे तो ये बाकी के ईयर्स में भी वर्क कर रही है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जो भी सेक्शंस पे आपका फोकस है वो आपके बहुत ही सॉलिड प्रिपेयर होने चाहिए। वहां पे आपके पास गलती का कोई स्कोप नहीं है। अब बात करते हैं बाकी की स्ट्रैटेजीज की। तो आपको पहली बात तो ये है कि बहुत प्रैक्टिस करना है। आप ये सोच रहे होंगे इसमें नई क्या बात है, क्योंकि हर कोई यही कहता है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप टाइम प्रेशर के अंडर में प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर आप एक क्वेश्चन 3 मिनट्स में सॉल्व करते हैं तो आप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करो और 30 मिनट्स का टाइमर सेट करो। जब आप 3 मिनट्स में कंफर्टेबल होने लग जाओ तब आप अपना पर क्वेश्चन टाइम फर्दर रिड्यूस कर दो 2.5 मिनट्स। ऐसे ही आप अपना टाइम रिड्यूस करते रहना, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका माइंड एग्जाम के प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा ये है कि आप OMR शीट में भी प्रैक्टिस करना। OMR शीट ऐसी दिखती है और आपको इसमें ये जो सर्कल्स है उन्हें फिल करना होता है। लेट्स से आपने 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 6th किया, 7th, 8th और आपने फिर 9th, 10th और 11th छोड़ दिए। अब जब आप 12th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बाय मिस्टेक ये भी हो सकता है आप 11th में आंसर मार्क कर दो। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे OMR शीट पे तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर पे तो आंसर मार्क करते हैं पर OMR शीट पे मार्क नहीं करते हैं। वो एंड में रखते हैं कि लास्ट में जब सारा पेपर हो जाएगा तब हम मार्क कर लेंगे। पर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 10-15 मिनट्स रखिएगा सिर्फ OMR शीट भरने के लिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आपने सारे आंसर्स तो कर लिए हैं पर वो मार्क करने का आपको टाइम नहीं मिलता। तो प्लीज ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आपको पहले के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है CSAT के वो सॉल्व करने चाहिए। कितनी बार तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है और कितनी बार ये भी होता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बट लॉजिक सेम है और सिर्फ डेटा जो है वो बदला है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सिर्फ लास्ट 5 इयर्स के नहीं, आप 2011 से कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस भी होएगा। आप जितने मॉक हो सके उतने मॉक प्रैक्टिस कीजिएगा और मॉक देने के बाद उन्हें एनालाइज भी कीजिएगा कि आपने क्या गलती की है और किस तरीके की गलती आप कर रहे हैं और उस पर वर्क कीजिएगा सो दैट अगर आप नेक्स्ट मॉक अटेंड करो तो ऐसी मिस्टेक नहीं करो। एग्जाम के टाइम में भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि आप उस सेक्शन से स्टार्ट करो जो आप मोस्ट कंफर्टेबल हो सो दैट आप मेंटल ईज में रहो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो और तुक्का भी मत मानना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। प्लीज सिर्फ शॉर्टकट्स पे डिपेंड मत करना। ऐसा बहुत होता है कि बच्चे सिर्फ शॉर्टकट पढ़ते हैं बट आजकल पेपर टफ होता जा रहा है तो सिर्फ शॉर्टकट से आप CSAT नहीं क्लियर कर पाओगे। तो बेटर है कि शॉर्टकट्स देखो बट साथ में अंडरस्टैंडिंग भी रखो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्या होता है सारे बच्चे GS पेपर 1 तो बहुत सीरियसली प्रिपेयर करते हैं लेकिन CSAT के टाइम पे उन्हें लगता है अरे ये तो क्वालिफाइंग है, 33% लाना कौन सी बड़ी बात है। पर बहुत सारे बच्चे GS पेपर 1 तो क्लियर करते हैं पर CSAT की वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये बहुत जरूरी है इस पेपर को क्लियर करना, भले ये जस्ट क्वालिफाइंग है। तो इसे प्लीज इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किस तरीके से आपको CSAT क्लियर करने में हेल्प करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं CSAT के पुराने पेपर सॉल्व करूंगी और जो सॉल्यूशन होगा वो काफी इन डेप्थ होगा और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। इनके अलावा जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए थे पहले मैं उन्हें भी इन डिटेल आपको समझाऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। CSAT 2020 के बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।